नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल एजू एकेडमी पर जहां पर हम आज से शुरू करने वाले हैं हमारे कैपिटल बजटिंग के सम्स। तो इसके अंदर सबसे पहले एकदम बेसिक सम से हम शुरू करेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर होगा क्वेश्चन नंबर 4 और अगर आपको नाम से ढूंढना हो तो आप ढूंढ सकते हो जेपी लिमिटेड। अब ये जो भी हमारा सम है इसके अंदर यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है पहले मैं इसको यहाँ पे आपको समझा दूंगा, देन आफ्टर इसमें से जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं नीचे लिख दूंगा एंड अपने सम हमारा यहाँ पे अपने शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मशीन कॉस्टिंग ₹2 लाख, यानी कि हमारा मशीन का कॉस्ट यहाँ पर कितना बताया गया है 2 लाख रुपीज, यानी कि यहाँ पर हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट परचेज प्राइस कितने का रहेगा, हमारा 2 लाख रुपीज का रहेगा। देन आफ्टर उसके बाद आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इसकी एस्टिमेटेड लाइफ, मतलब कि ये मशीन कितने साल तक हमारे साथ रह सकती है, तो इट इज अ 5 ईयर। तो यानी कि यहाँ पर हमारा एस्टिमेटेड लाइफ मतलब कि n इक्वल्स टू कितना है 5 ईयर्स के लेकर। अब उसके बाद आगे बोला गया है कि देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, कोई भी स्क्रैप वैल्यू नहीं है इस मशीन की, मतलब कि 5 साल के बाद भी अगर मैं इस मशीन को बेचना चाहूँ तो भी मुझे इसका एक भी रुपया मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी s इक्वल्स टू स्क्रैप वैल्यू इक्वल्स टू s इक्वल्स टू कितना है ये हमारा 0। नेक्स्ट उसके बाद आगे हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ध्यान रखना इसको बोला जाता है पीवीएफ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब है पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो ये जो परसेंटेज है मैं ये डायरेक्टली अपने फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ पीवीएफ इक्वल्स टू @12%, मतलब कि 12% हमारा पीवीएफ है, डिस्काउंटिंग फैक्टर है। अब यहाँ पर टैक्स कितना लगेगा इस सम के अंदर, तो टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर 50%, तो 50% टैक्स है। तो फॉर्मेट के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टैक्स कितना है @50% का टैक्स लगेगा। देन आफ्टर उसके बाद बोला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यानी कि यहाँ पर ये जो भी मुझे प्रॉफिट दे के रखा है, ये जो भी मुझे नंबर्स दे के रखे हैं, ये कौन से नंबर है ये मुझे बताया गया है। अब ये कौन से नंबर का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि ये जब कभी भी आप कैपिटल बजटिंग का कोई भी सम सॉल्व करते हो तो इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको पता करनी रहती है, जैसे कि आपको जो प्रॉफिट दिया है वो कौन सा प्रॉफिट है। देखो प्रॉफिट कौन से हो सकते हैं, तो पहला एक आपका पीबीडीटी हो सकता है, एक आपका पीबीटी हो सकता है, एक आपका पीएटी हो सकता है, एक आपका सीएफ हो सकता है। इन चारों में से कोई भी एक वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे के रखी है जो आपके प्रॉफिट है, तो आपको पता करना है कि इन चारों में से कौन सी वैल्यू दे के रखी गई है। तो यहाँ पर अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है एस्टिमेटेड इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि इनकम को यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, यानी कि पीबीटी। क्वेश्चन के अंदर मुझे ये जो नंबर्स दे के रखे हैं ये कौन से दे के रखे हैं, पीबीटी के दे के रखे हैं। तो ये सारे नंबर्स को मैं कहां पे लिखूंगा, पीबीटी के अंदर। उसके बाद आगे बोला है कैलकुलेट क्या करना है, पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये 3 चीज मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहली चीज जो मेरी वर्किंग है पहले मैं वो देख लेता हूँ कि वहां पे सारी चीज मैंने लिख दी है या नहीं लिखी है। तो देखो यहाँ पर सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिख दी है कि परचेज इतना रहेगा, वर्किंग कैपिटल कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इंस्टॉलेशन चार्ज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज नहीं है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा यहाँ पे कितने का हो गया है 2 लाख रुपीज का हो गया। लास्ट ईयर कैश फ्लो वो मैं फाइंड आउट करूंगा। स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन के अंदर 0 दे के रखी थी, वर्किंग कैपिटल नहीं दिया है, टोटल इसे हम लास्ट में करेंगे। डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, सी मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरा कितने का है अभी 2 लाख रुपीज का कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्लस ई एक्सपेंस अभी यहाँ पर कोई भी नहीं बताए गए तो 0, माइनस स्क्रैप वैल्यू, तो स्क्रैप वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है 0, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 40,000 रुपीज। तो यानी कि मेरा डेप्रीसिएशन जो है वो कितना है 40,000
रुपीस का मेरा डेप्रीशिएशन यहाँ पर कंसिडर होगा। अब मेरे पास अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब इस इंफॉर्मेशन पे से मैं आगे सम को यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो अब इस सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस वर्किंग के अंदर मुझे पहले प्रॉफिट को लिखना है। तो प्रॉफिट कौन सा दे के रखा था, तो यहाँ पर मुझे बोला है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, मतलब कि PBDT दे के रखा है। तो अब अगर प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स है तो ये सारी वैल्यू मुझे PBDT में लिखनी रहेगी। तो 70,000 सबसे पहला प्रॉफिट कितना है 70,000, देन आफ्टर उसके बाद 80,000, देन आफ्टर उसके बाद 1,30,000, देन आफ्टर उसके बाद देके रखा है 1 लाख, और फिर लास्ट में देके रखा था 60,000 रुपीज। तो यहाँ पर मैंने ये सारे के सारे जो प्रॉफिट्स दे के रखे थे वो सारे प्रॉफिट मैंने क्या है यहाँ पे लिख दिए। अब प्रॉफिट लिखने के बाद मुझे क्या लिखना है डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी फाइंड आउट करा था, डेप्रीशिएशन इज इक्वल्स टू 40,000 रुपीज। तो डेप्रीशिएशन जो है वो हर साल सेम रहेगा, डेप्रीशिएशन कभी भी चेंज होगा नहीं। तो डेप्रीशिएशन 40,000 40,000 40,000, मतलब कि हर साल इसकी वैल्यू क्या है कभी भी चेंज होगी नहीं। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, डेप्रीशिएशन को लेके ये जो डेप्रीशिएशन आपने यहाँ पर लिखा है वही डेप्रीशिएशन आपको यहाँ पर पीछे भी लिखना है। तो मैं यहाँ पर भी साथ में ही लिख देता हूँ 40,000 हर एक रो के अंदर। तो मतलब हर एक ईयर का डेप्रीशिएशन क्या है सेम रहेगा 40,000 रुपीज। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब यहाँ से शुरू होती है हमारी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स में से डेप्रीशिएशन को मुझे क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है, मतलब 70 माइनस 40। तो यहाँ पर कितना आएगा फर्स्ट के अंदर 30,000 रुपीज, सेकेंड के अंदर कितना आएगा 80 माइनस 40 40,000 रुपीज, 130 माइनस 40 तो कितना आएगा यहाँ पे आंसर 90,000 रुपीज, 1 लाख माइनस 40 तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 60,000 रुपीज, एंड 60 माइनस 40 तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा 20,000 रुपीज। तो ये सारी मेरी वैल्यू, मतलब कि मुझे क्वेश्चन के अंदर PBT मुझे यहाँ पर मिल चुका है। देन आफ्टर अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है टैक्स। अब टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, ये जो भी वैल्यूज आई है आपकी इसके ऊपर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। तो टैक्स यहाँ पर कितना बोला था 50%, मतलब कि 30,000 का इस 30,000 का 50% कितना आएगा 15,000 रुपीज। 40 में कितना आएगा यहाँ पे 20,000, 90 में कितना आएगा यहाँ पे 45,000, 60 में 30,000, सीधा मैं हाफ करके लिखते जा रहा हूँ, मतलब कि डिवाइडेड बाय 2 करके लिखते जा रहा हूँ। अब PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से मुझे क्या माइनस करना है टैक्स। अगर मैं टैक्स को माइनस करूंगा तो मुझे क्या आंसर मिलेगा PAT प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो 30 माइनस 15, तो देखो अगर 50% माइनस करा है तो यही की यही वैल्यू वापस से यहाँ पे रिपीट होती जाएगी। तो यही की यही वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे रिपीट करके लिखता जा रहा हूँ 30,000 एंड लास्ट में आ जाएगा 10,000। अब दी नेक्स्ट स्टेप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ चुका है। डेप्रीशिएशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पिछला डेप्रीशिएशन जो था वही डेप्रीशिएशन वापस से यहाँ पे रिपीट करना है, मतलब कि आगे आपने जो डेप्रीशिएशन लिखा होगा वही डेप्रीशिएशन आप वापस से पीछे भी यहाँ पे लिखोगे। तो ये डेप्रीशिएशन लिख दिया। अब मुझे क्या करना है इन दोनों को, मतलब कि पैट प्लस डेप्रीशिएशन, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा CF कैश फ्लो। तो यहाँ पर 15 प्लस 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा मेरा 55,000, 20 प्लस 40 तो यहाँ पर कितना आएगा 60,000, 45 प्लस 40 85,000, 30 प्लस 40 70,000 एंड लास्ट में 10 प्लस 40 तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा लास्ट में 50,000 रुपीज। एंड PVF प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 12% की बात करी गई है यहाँ पे। तो देखो मैं आपको दो चीज बताता हूँ कि PVF फाइंड आउट कैसे करना है
और क्वेश्चन में कहाँ पे दे के रखा है। तो पहले अपने देखते क्वेश्चन में कहाँ दे के रखा है। तो देखो लास्ट में आपको यहाँ पर 12% के डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रुपी के हिसाब से आपको दे के रखे हैं। तो 0.893, 0.797, 712, 0.636, 0.567, तो ये आपको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं और अगर इसे फाइंड आउट करना है तो वो मेथड भी मैं आपको आगे बताता हूं। 0.893, 0.797, 0.712, 0.636, 0.567। अब इसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, तो हमेशा ध्यान रखना पीवीएफ अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, जितना परसेंटेज यहाँ पर है, फॉर एग्जांपल अभी 12 है तो आपको कैलकुलेटर के अंदर क्या प्रेस कर देना है, यानी कि आपको ये पूरा लिखकर इक्वल्स टू आपको प्रेस करना है तो आपको फर्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। देन अगर आपको सेकेंड वैल्यू ढूंढनी है तो इक्वल्स टू का जो बटन है वो कंटिन्यूअसली आप प्रेस करते रहोगे तो आपको हर एक साल की वैल्यू मिलती रहेगी। तो आपको जैसे आप इक्वल्स टू प्रेस करते हो तो उसके बाद जो वैल्यू आती है वो सेकंड में लिख दो, फिर इक्वल्स टू प्रेस करो, फिर 3 में, फिर इक्वल्स टू 4, 5, 6, इस तरीके से जितनी भी वैल्यूज आपको लिखनी है पीवीएफ की तो वो आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करके भी लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन के अंदर दे के रखा है तो आप डायरेक्टली वहां से लिख लो, बट अगर नहीं दिया है तब आप कैसे फाइंड आउट करोगे तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इन दोनों का यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि कैश फ्लो का मल्टीप्लाई पीवीएफ के साथ होगा। बट यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने से पहले लास्ट ईयर कैश फ्लो के अंदर कोई वैल्यू आई है ये आप चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पे लास्ट ईयर का कैश फ्लो कितना है 50,000 रुपीज। तो यहाँ पे 50,000 अगर मैं लिखता हूं, लास्ट ईयर का कैश फ्लो मेरा 50,000 है, प्लस स्क्रैप वैल्यू 0, वर्किंग कैपिटल नहीं दे के रखी है, तो मेरा आंसर कितना आएगा यहाँ पे 50,000। तो मेरा लास्ट ईयर कैश फ्लो के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। अगर स्क्रैप वैल्यू दी होती तो वो यहाँ पर ऐड करके मैं यहाँ पर वैल्यू इसकी चेंज करता, मतलब कि 50 प्लस स्क्रैप वैल्यू का जो भी आंसर होता वो लिख के यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाती, क्योंकि अगर आपने एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर वो क्या हो जाएगा वहां पे प्रॉब्लम। नेक्स्ट उसके बाद आगे मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 55,000 मल्टीप्लाई बाय 0.893, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे 49,115। इसी तरीके से 60,000 मल्टीप्लाई बाय 797, मतलब कि 0.797, तो 47820। इसके बाद नेक्स्ट 85 मल्टीप्लाई बाय 0.712, तो 60520। 70,000 मल्टीप्लाई बाय 0.636, तो 44520। लास्ट में 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.567, तो 28,350 रुपीज। अब यहां पर आगे हम क्या करेंगे, टोटल। बट टोटल करने से पहले एक चीज ध्यान रख लेना कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर आपको पेबैक पीरियड ढूंढने के लिए कहा गया है तो आप यहां पर एक लास्ट वर्किंग कर लेना, जिसको मैंने आपको पहले से ही बताया था, जिसको हम बोलते हैं CCF, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। जब आपको पेबैक पीरियड दिया होगा तभी आप इसे फाइंड आउट करोगे, उसके अलावा आपको इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कैसे ढूंढेंगे, तो फर्स्ट ईयर का कैश फ्लो मैं एज इट इज लिख देता हूं, फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर, उसका जो भी आंसर आएगा 1,15,000 वो यहां पे लिखेंगे। 1,15,000 प्लस 85,000, तो वो आंसर मैं 3 में लिखूंगा 2 लाख रुपीज। 2 लाख प्लस 70,000, तो यहां पर आंसर कितना आएगा मेरा 2,70,000। 2,70,000 प्लस 50,000, तो यहां पर आंसर कितना आएगा 3,20,000। तो ये मेरा हो गया CCF। अब बारी आती है टोटल की। तो टोटल किन किन चीजों का लिखना है आपको यहाँ पे, तो सबसे पहले PVCIF का टोटल यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज का टोटल करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 2,30,325। अब दूसरा टोटल किसका करना है मुझे, यहाँ पे पैट का टोटल करना है। तो पैट का टोटल
इस पेट का टोटल कितना आएगा यहाँ पर 1,20,000। अब यहाँ पर टोटल होने के बाद जो फॉर्मूलाज फाइंड करने के लिए कहा गया था वो सारे फॉर्मूलाज हम यहाँ पे ढूंढेंगे। तो अब कौन सी चीजें हमें यहाँ पे फाइंड करने के लिए कही गई थी। सबसे पहला पे बैक पीरियड। अब पे बैक पीरियड के लिए यहाँ पर नीचे मैंने ऑलरेडी सारे फॉर्मूलाज लिख के रखे हैं। अब पे बैक पीरियड आपको किस पे से फाइंड आउट करना है, CCF पे से। अब आपको चेक क्या करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका इन्वेस्टमेंट, आपने इसमें कितने का इन्वेस्टमेंट किया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखते हैं तो मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस 2 लाख वैल्यू को मुझे CCF के अंदर चेक करना है कि वो कौन से ईयर में आ रही है। तो यहां पर आप देख सकते हो 2 लाख जो है वो डायरेक्टली 3rd ईयर में यहां पर आ रही है। तो मतलब कि 2 लाख कौन से ईयर में यहां पर आ रहा है, मेरे 3rd ईयर में आ रहा है। और अगर नहीं भी आता है तो भी उसे किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो आगे के जो भी सम्स होंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इसे फाइंड किस तरीके से करना है। तो यहां पर पे बैक पीरियड मेरा क्या आएगा, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 2nd ईयर इक्वल्स टू 2 लाख रुपीस। अब नेक्स्ट यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि ARR, ये जो भी हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न होगा उसके अंदर सबसे पहले मुझे यहाँ पे 2 चीजें फाइंड आउट करनी है। 2 चीजें मतलब कि एवरेज रेट ऑफ रिटर्न के लिए मेरे पास एवरेज पेट होना चाहिए और एवरेज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो उसके दोनों फॉर्मूलाज ऑलरेडी अपने पास है, तो अपने डायरेक्ट फार्मूला में ही वैल्यू को पुट ऑन कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट मेरा 2 लाख रुपीस का है, प्लस स्क्रैप वैल्यू क्वेश्चन में 0 कही गई थी, डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 1 लाख रुपीस। तो ये मेरा हो गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज पेट के लिए टोटल पेट, तो टोटल पेट कितना है यहाँ पे, तो टोटल पेट जो है, टोटल ऑफ पेट 1,20,000 रुपीस। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1,20,000 रुपीस होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5। नंबर ऑफ ईयर्स कितना है यहाँ पे 5। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा मेरा 24,000। अब इन दोनों वैल्यूज को मुझे फॉर्मूला में पुट ऑन कर देना है, यानी कि एवरेज पेट मतलब 24,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरा 1 लाख रुपीस का था एवरेज इन्वेस्टमेंट, 1 लाख रुपीस इनटू यहां पर क्या आएगा 100। क्यों 100? बिकॉज कि यहां पर क्या बोला है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करना है। तो रेट ऑफ रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो भी मेरा आंसर आया मतलब 24,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहां पर कितना आएगा 24%। अब नेक्स्ट यहां पर क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन के अंदर, तो यहां पर आगे हमें कहा गया था नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी यहाँ पे, तो उसका भी एक फॉर्मूला ऑलरेडी दे के रखा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, PVCIF माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट। अब देखो इतना सम करा है तो टोटल इन्वेस्टमेंट याद रह गया है 2 लाख रुपीस का था। PVCIF की वैल्यू मैंने ऑलरेडी टोटल करके ढूंढी थी 2,30,325 रुपीज। अब यही की यही वैल्यू मैं क्या करूंगा, यहाँ पे नीचे लिख दूंगा 2,30,325 रुपीज। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सीधा सा माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30,325 रुपीज। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे तीनों फॉर्मूला सॉल्व। यहाँ पर हमको बोला था नेट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढने के लिए, वो ढूंढ दी। हमको बोला गया था एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, वो भी हमने फाइंड आउट कर दिया। पे बैक पीरियड तो डायरेक्टली हमने CCF पे से ही फाइंड आउट करेंगे सारे क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली फाइंड करके लिख दिया 2 लाख रुपीस का मेरा पे बैक पीरियड जो था वो 2nd ईयर में आ रहा था। तो तीनों आंसर्स लिखने के बाद यहाँ पर ये सम होता है फिनिश। अब इसी तरीके से आगे भी हम और भी बड़े सम सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो। तो आप पूरा सम अच्छे से नोट करना, अच्छे से सारी चीज़ें देखना, बिकॉज कि ये जो चैप्टर है
इट इज़ अ 14 मार्क्स चैप्टर। ये आपका 14 मार्क्स का चैप्टर है और मैं ये नहीं चाहता कि आपका इसके अंदर एक भी मार्क्स कहीं पर भी कट हो, बिकॉज इट इज़ अ कैश चैप्टर। मतलब कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस करने से ही सारा का सारा फॉर्मेट सॉल्व हो जा रहा है, सारी की सारी वर्किंग सॉल्व हो जा रही है, कोई ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है, हर एक चीज़ आपको क्वेश्चन के अंदर नोट डाउन करी होती है। तो इसीलिए यहाँ पर जब भी आप ये सम सॉल्व करते हो तब आप इसे पूरा अच्छे से देखिएगा, तो उससे क्या है कि आपको वहाँ पे सम सॉल्व करने में एग्जाम में कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।